हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन गुप्ता है और द केमिस्ट्री स्टूडेंट चैनल पे ये मेरी पहली वीडियो है और हम पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी हम केमिस्ट्री में क्यों पढ़ते हैं? ग्रुप थ्योरी हम केमिस्ट्री में इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम मॉलिक्यूल्स, जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी हम सिमेट्री पढ़ सकें। सिमेट्री पढ़ने से हमारा फ़ायदा ये है कि जब भी हम उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं तो सिमेट्री के बेसिस पर हम स्ट्रक्चर को अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रुप थ्योरी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ग्रुप थ्योरी का बेसिक स्टार्ट होता है सिमेट्री एलिमेंट से। अब सर, ये सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं? सर, सिमेट्री एलिमेंट्स को अगर डिफाइन करें तो कोई भी ज्योमेट्रिकल एंटाइटी मीन्स एक व्यवस्था जिसके अलोंग हम अपने मॉलिक्यूल में ऑपरेशन कराएंगे। ऑपरेशन कैसे सर? हम मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट या रोटेट करें कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो आइडेंटिटिकली हमें मिले। और हमारे 5 टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं यहाँ। फर्स्ट वन इज आइडेंटिटी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, रिफ्लेक्शन, improper axis of rotation, inversion। अब इन सिमेट्री एलिमेंट से रिलेटेड कुछ सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो हमारा सिमेट्री एलिमेंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन, उससे रिलेटेड हमारी सिमेट्री होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। रिफ्लेक्शन से हमारी रिलेटेड सिमेट्री होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन और इन्वर्जन से हमारी होती है पॉइंट सिमेट्री। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। सिमेट्री ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को हम रोटेट करें, रिफ्लेक्ट करें और उसके बाद अगर हमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिल रहा है यानी सिमेट्री उसकी मेंटेन रह रही है, तो वो जो भी ऑपरेशन होगा उसको हम बोलेंगे सिमेट्री ऑपरेशन। और पहला हमने सिमेट्री एलिमेंट देखा था आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में कोई भी सिमेट्री ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है। मॉलिक्यूल हमारा जैसा है उस वैसा ही रहना चाहेगा, उस पर कोई भी हम सिमेट्री ऑपरेशन लगा ही नहीं सकते हैं। इंपॉर्टेंट है हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन या जिसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होगा कि जो भी हमारा मॉलिक्यूल होगा उसको हम एक एक्सिस के अलोंग रोटेट करेंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ सबसे सिंपल मॉलिक्यूल BF3। अगर हम BF3 की ज्योमेट्री की बात करें तो ये ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल होता है जो कि इस तरह से कुछ होता है। अब ज़रा इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपनी इमेजिनेशन पावर को थोड़ा
कॉन्सेंट्रेट कीजिए यहाँ पे। सपोज ये बीच में हमारा बोरॉन मॉलिक्यूल है, इस तरफ फ्लोरीन लगा हुआ है, इस तरफ फ्लोरीन है और एक मेरी तरफ फ्लोरीन है, मतलब कुछ इस तरह से ट्राइंगल बनना है लाइक दिस। बीच में हमारा बोरॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये ट्राइंगल बनना है इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, इस पर एक्सेस ऑफ सिमेट्री देखते हैं। तो बीच में हमारा बोरॉन मॉलिक्यूल है, मैं क्या करूँगा, ऊपर से इस तरह से एक्सेस डालूँगा लाइक दिस। ये हमारी एक्सेस आई, ठीक है। ये बीच में बोरॉन मॉलिक्यूल है, इधर फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ठीक है। अब मैं जब इसको घुमाऊंगा मॉलिक्यूल को, जब मैं इस मॉलिक्यूल को घुमाऊंगा 120 डिग्री 120 डिग्री घुमाऊंगा, तो ये जो हमारा फ्लोरीन 1 2 3 फ्लोरीन 1 है, 120 डिग्री घुमाने पर ये फ्लोरीन 1 फ्लोरीन 2 के प्लेस पर आ जाएगा, फ्लोरीन 2 3 के प्लेस पर आ जाएगा और फ्लोरीन 3 1 के प्लेस पर आ जाएगा। लाइक F1 के प्लेस पर F1 F2 के प्लेस पर आ जाएगा, F2 F3 के प्लेस पर पहुंच जाएगा और F2 F1 के प्लेस पर आ जाएगा, ठीक है। तो BF3 में ये एक हमारी एक्सेस बोरॉन को पूरा कह सकते हैं हम, बोरॉन को चीरते हुए गई है एक्सेस ऊपर से और उसने पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट किया, कितने डिग्री से, 120 डिग्री से, और सारे फ्लोरीन मॉलिक्यूल ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। लेकिन अगर हम देखेंगे तो हमारा मॉलिक्यूल तो BF3 ही रहा, मॉलिक्यूल की सिमेट्री में कोई भी चेंज नहीं आया है, क्योंकि फ्लोरीन 1 ये तो हमने अपनी तरफ से नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ रहा तो फ्लोरीन ही, यहाँ भी अगर मैं ये नंबर हटा दूँ तो रहा तो फ्लोरीन ही, यहाँ भी अगर मैं ये नंबर हटा दूँ तो रहा तो फ्लोरीन ही, यानी रोटेट करने पर फ्लोरीन ही पहले वाली पोजीशन पे आ गया, यानी हमारा मॉलिक्यूल 120 डिग्री घुमाने पर सिमेट्रिक है, ठीक है। अब ऑर्डर देख लेते हैं क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ऑर्डर ऑफ रोटेशन को मैं सिर्फ कर फॉर्मूला होता है 360/n, क्योंकि कंप्लीट एंगल एक 360 डिग्री होता है और n क्या है, n वो नंबर है जिस एंगल से हमने मॉलिक्यूल को रोटेट किया है। तो इस केस में जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा वो होगा 360, हमने 120 डिग्री से रोटेट किया है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन आया 3, यानी कि ये हमारी C3 एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है, C3। अब ज़रूरी तो नहीं है कि किसी भी मॉलिक्यूल में एक ही एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, हम किसी दूसरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से भी मॉलिक्यूल को घुमा सकते हैं। जैसे तो हमें इस मॉलिक्यूल में C3 एक्सिस मिल चुकी है। अब हम देखते हैं क्या इस मॉलिक्यूल में कोई और भी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। अगर इस मॉलिक्यूल में मैं यहाँ से एक एक्सिस ड्रॉ करूँ, और इतना ध्यान रखिएगा कि एक्सिस ये इमेजिनरी होती है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा कुछ एक्सिस होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक्सिस वहाँ पे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगी, हम इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनरी एक्सिस है ये। तो मैंने इमेजिन किया कि यहाँ से एक एक्सिस है और अगर ये जो एक्सिस है हमारी, ये फ्लोरीन और बोरॉन दोनों को बाइसेक्ट करते हुए गई है, ठीक है। और किस किस को रिफ्लेक्ट कर रही है, अगर मैं इसको घुमाऊँ, इस मॉलिक्यूल को घुमाऊँ, लाइक ये मॉलिक्यूल ऐसे है, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं आप कि
ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, बीच में बोरोन है, कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। मैंने एक्सिस डाली है ऐसे करके, ठीक है, ये एक्सिस गई है हमारी। फिर से इमेजिन कीजिए, बोरॉन, ये हमारा बोरॉन है, एक फ्लोरीन यहाँ पे है, एक फ्लोरीन यहाँ पे है और एक फ्लोरीन यहाँ पे है। कुछ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनना है, ज्योमेट्री जो है, ठीक है। अब मैंने ये एक्सिस डाली, ये वाला फ्लोरीन बाइसेक्ट हुआ, ये बोरॉन बाइसेक्ट हुआ और ये एक्सिस आ गई पूरी, ठीक है। ये कुछ इस तरह से मैंने पकड़ लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस मॉलिक्यूल को रोटेट करूँगा। जब मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट करूँगा तो मैंने रोटेट किया तो ये फ्लोरीन रोटेट होके कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मतलब ये एक्सिस के अलॉन्ग जब मैं रोटेट करूँगा तो F3 पूरा घूम के पीछे चला जाएगा और F2 पूरा घूम के आगे आ जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में रोटेशन हुआ और रोटेशन में F3 जो है वो F2 के प्लेस पर चला जाएगा और F2 जो है वो F3 के प्लेस पर आ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में कोई भी सिमेट्री में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैं नंबर हटा दूँ तो F ही रहेगा ये, ठीक है। और यहाँ जो रोटेशन होगा वो 180 डिग्री एंगल से होगा। कितने एंगल से? 180 डिग्री एंगल रोटेशन। अब जब 180 डिग्री एंगल रोटेशन है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर हम निकाल लेते हैं। ऑर्डर क्या था? Cn इक्वल 360 अपॉन n, 360 अपॉन 180। तो इस एक्सिस का ऑर्डर कितना हुआ? 2। यानी ये कौन सी एक्सिस हो गई? C2 एक्सिस, C2 एक्सिस। अब सेम एज एक C2 एक्सिस यहाँ से हमें मिल जाएगी, क्योंकि उस कॉर्नर से देखेंगे आप, वहाँ से अगर, क्योंकि ये कैसा स्ट्रक्चर है? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और ये जो ट्राइंगल है इक्विलैटरल ट्राइंगल टाइप है, ठीक है। तो किसी भी कॉर्नर से देखो तो बोरॉन और फ्लोरीन, जैसे मैंने इस कॉर्नर से एक C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन डाली, मैं यहाँ से भी एक C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन डाल दूँगा, ठीक है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल अपनी सेम पोजीशन पे रहेंगे, ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से एक C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन डालूँ तो ये दोनों अपनी सेम पोजीशन पर रहेंगे और ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। तो अल्टीमेटली इस मॉलिक्यूल में 1 C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है और 3 C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो BF3 मॉलिक्यूल में 1 C3 एक्सिस है और 3 C2 एक्सिस हैं, ठीक है। अब एक्सिस जो हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, वो 2 पार्ट में क्लासीफाई की गई है। फर्स्ट पार्ट होता है, जो फर्स्ट है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और सेकेंड वन इज सब्सिडियरी एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस और सब्सिडियरी एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस किसी मॉलिक्यूल में वो एक्सिस होती है जो सबसे हायर ऑर्डर की होती है। तो हम देखें इस मॉलिक्यूल में हमारे पास 1 C3 एक्सिस है, 3 C2 एक्सिस है, तो सबसे हायर ऑर्डर की एक्सिस हमारे पास C3 है, तो उसमें प्रिंसिपल एक्सिस हो गई C3। और प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा भी जितनी एक्सिस होंगी वो सारी सब्सिडियरी एक्सिस होंगी। तो इसमें 1 C3, यानी प्रिंसिपल एक्सिस कितनी है? 1, और सब्सिडियरी एक्सिस कितनी है? 3, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं आपको जब आगे पॉइंट ग्रुप पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करूँगा एक्सिस ऑफ रोटेशन को। फिलहाल BF3 से आपको समझ में आ गया होगा। चाहे तो एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं वाटर का। वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उसकी शेप क्या होता है? हम सभी जानते हैं, बेंड शेप में होता है वो। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसको मैं H1 नेम दे देता हूँ, इसको H2, ठीक है। अब इसमें हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें कि यहाँ से अगर मैं एक एक्सिस पास करूँ, यहाँ से मैंने एक एक्सिस पास करी,
कुछ इस तरीके से देख लीजिए आप कि बीच में हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके एक पैर ये है और एक पैर ये है, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, ठीक है। मैंने यहाँ से एक्सिस पास करी, ठीक है। अब मैं मॉलिक्यूल को घुमाता हूँ, ये मैंने घुमा दिया 90 डिग्री, ठीक है। क्या मॉलिक्यूल अपनी पुरानी सिमेट्री में वापस आया? बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि इसका एक जो लेग है वो बाहर जा रही है, एक अंदर है, ठीक है। अब मैंने 90 पे तो नहीं आया, 180 पे मैंने घुमा दिया, तो इन द प्लेन रोटेशन आया नहीं आया? इन द प्लेन रोटेशन है, मतलब 180 डिग्री घुमाने पर जो हमारा मॉलिक्यूल है उसका हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 की जगह ले लेगा और हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 की जगह ले लेगा। और अगर मैं नंबर हटा दूँ तो आप देख पाएंगे कि 180 डिग्री रोटेशन पर मॉलिक्यूल तो सेम ही है। तो यहाँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और उसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर हम निकाल लेते हैं, 360 अपॉन n, कितने से घुमाया है इसको? 180 डिग्री से, 360 अपॉन 180, ऑर्डर कितना हो गया? 2। ऑर्डर कितना हो गया इसका? C2। अब ज़रा दिमाग लगाइए, क्या इसमें कोई और भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? देखो, मिल सकती है? बिल्कुल नहीं मिल सकती। कहाँ से देखें एक्सिस ऑफ सिमेट्री? यहाँ से पास करेंगे, इस मॉलिक्यूल को इधर घुमाएंगे, क्या ये सिमेट्रिकल ले जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे इधर आ जाएगा, इधर खाली। तो इसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल में एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिली हमें, 1C2 एक्सिस, ठीक है, एक C2 एक्सिस है, ठीक है। और यही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, क्योंकि हमें और कोई एक्सिस तो मिली नहीं है इससे ज़्यादा ऑर्डर की, तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? C2, ठीक है। अब आता है हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, अब है प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको और क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन सिमेट्री। और यहाँ हमारा सिमेट्री एलिमेंट होता है सिग्मा, ठीक है। अब हम देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक बहुत इजी सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। पहले मैं आपको एक ज्योमेट्री से एक्सप्लेन करूँगा। मैं ले लेता हूँ यहाँ रेक्टेंगल ले लेता हूँ, उससे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आ जाएगी। उसके बाद मॉलिक्यूल लेके देखते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल को हमें इस तरीके से काटना है कि इसके 2 हाफ्स हो जाएं। कितने हाफ्स हो जाएं? 2 हाफ्स हो जाएं, यानी 2 पार्ट हो जाएं, और दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप भी कर जाएं, ठीक है। जैसे एक पेपर से मैं आपको समझाता हूँ, पेपर भी जैसे ये हमारे पास पेपर है, ये किस शेप में है? रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है। अब देखिए, इसको भी देखिए और उसको भी देखिए, रेक्टेंगल, दोनों का शेप रेक्टेंगल है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इस प्लेन को ऐसे काट दूं, ठीक है, तो सपोज़ मैंने यहाँ से काटा होगा कहीं, तो देखो ये मैंने ऐसे काटा, इसके 2 हाफ हो गए, ठीक है। एक हाफ ये रहा, इस तरीके से ऐसे मैंने काट दिया, एक हाफ ये रहा और एक हाफ ये रहा, ठीक है। 2 हाफ तो हो गए, वेरी गुड। मैंने दोनों को ओवरलैप कराया, ओवरलैप कराऊंगा, क्या दोनों एक दूसरे पर फुली ओवरलैप कर रहे हैं? नहीं, ये पार्ट तो खाली रह गया, एक दूसरे पर ओवरलैप किए नहीं, तो ये हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होगा कि हम इस रेक्टेंगल को कुछ इस तरह से काटें, कुछ इस तरह से काटें कि जो उसके 2 हाफ आएँ वो दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप करने चाहिए। अब मैं इसको बिल्कुल बीचों बीच से काट रहा हूँ, मतलब मैंने बिल्कुल बीचों बीच से फोल्ड कर दिया इसको। अब देखिए, दोनों जो हमारे हाफ हैं, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, दोनों एक दूसरे पर फुली ओवरलैप करना है।
तो ये हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अब क्या इस रेक्टेंगल में कहीं और भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल, मैं ऐसे काट सकता हूँ। अब मैं देखो, ये रेक्टेंगल है, इसको मैं ऐसे काट रहा हूँ, तो ऐसे काटूंगा तो दो हाफ हो गए और दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? सोचिए, ये रेक्टेंगल है, मैं इसको ऐसे काट रहा हूँ, ऐसे मैंने काटा, सही है, वेरी गुड, ऐसे काटा, ये तो ओवरलैप किया ही नहीं। जब ये ओवरलैप नहीं किए तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। सपोज एज इट इज़ ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझा दी। अब इसको मॉलिक्यूल में देखते हैं। ठीक है, इसको हम मॉलिक्यूल में देखते हैं। तो मॉलिक्यूल वही हम अपना सबसे ईजीएस्ट मॉलिक्यूल BF3 से शुरू करते हैं। ठीक है, वन टू थ्री। चलिए, इसमें हम देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब ये जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है ये प्लेन में पड़ा हुआ है। जैसे पहले बताया था कि बीच में बोरॉन, इस तरफ फ्लोरीन, इस तरफ फ्लोरीन और एक ये फ्लोरीन, तो कुछ ऐसे 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 ऐसे, बीच में फ्लोरीन। और जब भी हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हमारे जो भी एटम्स होते हैं उनको हम बॉल शेप में मान लेते हैं कि ये सारे क्या हैं? बॉल हैं। क्या है ये? बॉल टाइप में। ठीक है, तो पहला देखते हैं, सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। ठीक है, देखिए बोरॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। मैं क्या करूँ, एक तलवार लाऊं और इसको ऐसे काट दूं। ठीक है, इसको पूरा काट दूं। ठीक है, तो ये बॉल है, ये हाफ कट जाएगी, ये बॉल है, हाफ कट जाएगी, ये भी हाफ कट जाएगी, ये भी हाफ कट जाएगी। ठीक है, समझना, बीच में बोरॉन है, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन। तलवार से मैंने ऐसे काट दिया। ठीक है, तो हमारा F1 भी कटा, F3 भी कटा, बोरॉन भी कटा, F2 भी कटा। और ये बॉल पूरी थी ना, जब मैंने काटा तो आधी आधी हो गई होगी। ठीक है, एक दूसरे पर ओवरलैप करेगी और एक दूसरे के आइडेंटिकल होगी। तो ये सारे पार्ट एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देंगे। तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमारी ये हो गई। ठीक है, दूसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? पहली प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल कट गए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री देखता हूँ। देखिए ज़रा, B, F1, F2, F3। तो पहले बार में मैंने क्या किया कि हमारा प्लेन में मॉलिक्यूल पड़ा हुआ था, उसको मैंने तलवार से काट दिया, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कट गए। दूसरे में मैं क्या करूँगा कि बोरॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको पहले मैंने ऐसे तलवार मारी थी, अब मैं तलवार लूँगा, ऐसे काटूँगा मॉलिक्यूल को। कैसे? ऐसे। ठीक है, ऐसे मैंने तलवार से काटा। तो क्या क्या कटा? देखो, बोरॉन कट गया, आधा आधा हो गया, ये कट गया, फ्लोरीन कट गया। रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है एक दूसरे को? F3 और F2 एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये हो गई। इसी तरह से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये आएगी कि अब मैं इस तरीके से काटूँ तो हमारा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। इसी तरह से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये आएगी कि F3 और बोरॉन पूरा पूरा कट जाएंगे और ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? अब
अब प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डाइहेड्रल। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डाइहेड्रल। ठीक है, अब वही अपने मॉलिक्यूल पे आते हैं। सबसे ईजीएस्ट मॉलिक्यूल BF। मैं इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बना दे रहा हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये कौन सी एक्सिस ऑफ रोटेशन है? प्रिंसिपल, सबसे हायर ऑर्डर की, क्योंकि हमने पीछे देखा था ना कि इसमें 2 टाइप की एक्सिस ऑफ रोटेशन थी, C3 एंड C2। एक C3 एक्सिस थी जो बिल्कुल बोरॉन को छेदते हुए गई थी, और 3C2 एक्सिस थी, एक यहाँ से गई थी, एक यहाँ से गई थी और एक यहाँ से। तो मैंने सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की है, क्यों अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डाइहेड्रल। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? जो प्रिंसिपल एक्सिस को हेल्ड करती है, मतलब जिस प्लेन, मतलब कहने का मतलब ये है कि वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो भी है उसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो लाई करेगी। लाई करने का मतलब है कि अगर मैंने तलवार ऐसे चलाई थी, मैंने प्लेन ऐसे डाल रहा था, तो जो हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी वो भी ऐसी ही होगी, इसी तरह से कुछ होगी। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, ठीक है। मैंने क्या किया था? इसको काटा था, ठीक है। तो मैंने कैसे काटा था? पहले ऐसे काटा था, ऐसे काटा था, ऐसे काटा मैंने, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस भी होगी वो ऐसे ही होगी, ठीक है। मतलब ये मैंने प्लेन मार रहा हूँ, ये मैं प्लेन काट रहा हूँ, और यहीं पे हमारी क्या मिल गई? प्रिंसिपल एक्सिस मिल गई। तो इस केस में जो भी प्लेन हमने डाला है वो क्या होगा? वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। दूसरी क्या होती है? हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर होगी। कैसी होगी? परपेंडिकुलर। ऐसे समझ लो, एक मॉलिक्यूल 1 2 3 4, ये 4 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। इस तरह से मैंने कर दिया है, ठीक है। अब अगर मैं प्लेन डालूँगा, मैं ऐसे प्लेन डाल रहा हूँ, तो बीच में ये क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस से टकरा जाएगा प्लेन। और कैसे टकराया जाएगा? परपेंडिकुलर टकराएगा। ऐसे मैं प्लेन डालूँगा तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बनना है, ऐसे मैं डालूँगा, जैसे मैंने इसमें प्लेन डाला था, ऐसे 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 सबको काटते हुए गया था वो, इन चारों मॉलिक्यूल को, और अल्टीमेटली ये यहाँ पे जाके टकरा जाएगा, जाके हमारा प्लेन इस तरीके से, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो हमारा जो प्लेन है, ये हमारा प्लेन जा रहा है और ये हमारी एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये प्लेन गया। तो प्लेन यहाँ पे एक्सिस से जाके टकरा गया और दोनों ने कैसा एंगल बनाया? 90 डिग्री एंगल बनाया, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। और तीसरी है हमारी डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको मैं तब पढ़ाऊँगा आपको जब हम पॉइंट ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है।